चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डेप्थ में तो एक ही फार्मूला है, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। पहले में जी डैश है जी बाई 2, दूसरे में जी डैश है जी बाई 4, तीसरे में जी डैश है 36 जी बाई 100, फोर्थ में 64 जी बाई 100, फिफ्थ में 99 जी बाय 100। चलो देखो भाई, चलो देखो इधर, यहाँ आंसर आना चाहिए r बाई 2, 1 बाई 4, 3 बाई 4, 3r बाई 4, 36 अपॉन 100, 64 अपॉन 100, 64 h अपॉन 100। यहाँ आंसर आना चाहिए 36 r अपॉन 100। और यहाँ आंसर आना चाहिए 99 r अपॉन 100। चलो चेक कर लो आंसर। r बाई 2 पे हाफ, 3r बाई 4 पे 1/4, 16r अपॉन 25 पे 36%, 9r अपॉन 25 पे 64% और r अपॉन 100 पे 99%। क्वेश्चन नंबर 2, उसने पूछा सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होगी, तो एच की वैल्यू क्या रखेंगे r, और जी आ जाएगा 0। तो अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है, जो हमने पढ़ाया था ना कि सरफेस से नीचे जाते हैं तो हालांकि सेंटर से डिस्टेंस घटती है, लेकिन फिर भी जी की वैल्यू घटती है क्योंकि अर्थ का इफेक्टिव साइज डिक्रीज कर जाता है। देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। अगर फार्मूले को ढंग से देख लें तो कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना चाहेंगे तब भी आंसर आएगा।
एक चीज़ समझ सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में चेंज बहुत छोटा है, 2% का चेंज है और एक में 1% का चेंज है। तो हाइट वाले केस में भी अप्रॉक्सीमेट फार्मूला लगेगा, डेप्थ वाले में तो अप्रॉक्सीमेट कोई है ही नहीं, डेप्थ वाले में तो एग्जैक्ट है। अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल कैसे कह रहा हूं, तो देखो जरा इधर, हाइट के साथ अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, और डेप्थ के साथ फार्मूला है जी 1 माइनस h अपॉन आर। अब जरा ध्यान से देखें, 2h अपॉन आर और यहां h अपॉन आर, यानी हाइट में जो चेंज आएगा वो डेप्थ का डबल होगा। यानी डेप्थ पे अगर 1% का चेंज आएगा तो उसी हाइट पे 2% का चेंज आएगा। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि जितनी हाइट पे वो चेंज आएगा उसकी डबल डेप्थ पे वो चेंज आएगा। इतना समझ में आ जाए फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं। थर्ड और फोर्थ जरा ध्यान से देखें, हाइट वाले में क्या है 2h अपॉन आर और डेप्थ वाले में है h अपॉन आर। यानी जितना चेंज डेप्थ की वजह से आएगा उसका डबल चेंज हाइट की वजह से आएगा। जितनी हाइट पे वो चेंज आएगा उसकी डबल डेप्थ पे सेम चेंज आएगा। क्लियर? चलो देखो, तो पहले में उसने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 2% एट ए हाइट x, फाइंड परसेंटेज चेंज एट अ डेप्थ x। आंसर है डिक्रीज बाय 1%। Acceleration due to gravity decreases by 1% at a height x, find the depth 2x। फिर से देखें, x हाइट पे 2% का चेंज आता है तो x डेप्थ पे 1% का चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2h अपॉन आर लिखा जाएगा जिसकी वजह से 2% हुआ, यहाँ पे h अपॉन आर लिखा है इसकी वजह से 1% हुआ। ऐसे ही वो कह रहा है x हाइट पे जो चेंज आ रहा है वो कितनी डेप्थ पे आएगा, तो डेप्थ 2x करनी पड़ेगी। x हाइट करोगे तो ये 2x बन जाएगा, और ये 2x तभी बन सकता है जब h की जगह हम 2x रखें। h की जगह x रखोगे तो क्या बनेगा 2x, तो यहाँ h की जगह क्या रखना पड़ेगा 2x। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो हमने क्या कहा, जैसा चेंज हाइट की वजह से आता है उसका आधा चेंज डेप्थ की वजह से आता है। यानी अगर सेम चेंज चाहते हो तो डेप्थ शुड बी डबल ऑफ हाइट। इसके बाद हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपने पूछे हैं। तो क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, आंसर बोल देता हूं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल है। पहला क्वेश्चन आपने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग गेव फर्स्ट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी। ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। न्यूटन ने तो दिया था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, F इक्वल्स टू K m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस K की जगह उसने G पुट कर दिया था। इस G की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो डिटरमिन की थी वो साइंटिस्ट का नाम था कैवेंडिश, और उन्हीं के नाम पे है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। तो कैवेंडिश ने निकाली थी वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। क्वेश्चन नंबर 6, रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट इज। सैटेलाइट का मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट से है यहाँ पे।
नेचुरल सैटेलाइट में वेटलेसनेस नहीं होती, नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून। उसका रीजन क्या है कि सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो जितना सेंट्रीपेटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो नेट फोर्स हो जाता है 0। इसलिए अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है, क्यों एक्सपीरियंस होता है? क्योंकि 0 रिएक्शन फोर्स बाय सैटेलाइट सरफेस, सैटेलाइट की सरफेस पे उस पर कोई रिएक्शन नहीं लगता, क्योंकि जितना फोर्स सेंट्रीपेटल का होता है उतना ही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल का होता है। ये हम बाद में भी आपको पढ़ाएंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे वेटलेसनेस होता है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट पे वेटलेसनेस नहीं होता। वेट कम महसूस होता है लेकिन 0 महसूस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या पूछने की कोशिश करी है? स्फेरिकल शेल किसे कहते हैं? हॉलो स्फीयर को कहते हैं। हॉलो स्फीयर के अंदर कोई मास है नहीं, और हॉलो स्फीयर के अंदर कोई मास नहीं है, तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? 0। अभी हमने डेप्थ के बारे में आपको क्या पढ़ाया कि जब हम नीचे जाते हैं तो अर्थ का सिर्फ उतना हिस्सा ही हम पे फोर्स लगाता है जितना हमारे नीचे है। अब स्फेरिकल शेल का मतलब हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर के अंदर जाओगे तो अंदर तो कोई मास है नहीं, तो अंदर जी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। अगला पूछा है आपने क्वेश्चन नंबर 9। बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है आपने। जो पहला क्वेश्चन ग्रेविटेशन का मैंने करवाया था वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने कहा था 2 सॉलिड स्फीयर कांटेक्ट में है, और यहाँ आंसर आया था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। ये पहला क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का जो मैंने करवाया है, 2 सॉलिड स्फीयर्स केप्ट इन कांटेक्ट। और ये भी हमने कहा था कि इसका कौन सा सवाल एग्जाम का आया हुआ है। बताओ, ये क्वेश्चन आपने हमसे पूछ दिया। चलो खैर, इसका मतलब कुछ लोग रैंडमली पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 2 particles of equal mass go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Speed of each particle is। चलो देखो, ये 2 पार्टिकल है, v स्पीड से सर्किल में घूम रहे हैं। इधर तो लगेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम बता चुके हैं आपको, mv²/r होता है, और सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स हो जाएगा mv²/r इक्वल्स टू g m1 m2/r²। r इनके बीच की डिस्टेंस 2r हो गई। निकालना क्या है? स्पीड निकालनी। √gm/4r। चाहो इसे बाहर निकाल लो, 1/2 √gm/r। 12th के बाद आपने पूछा है 16th। उसने कहा 2 पार्टिकल है, m m, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है, तो F का मतलब हुआ g m1 m2/r
आर स्क्वायर। अब उसने कहा एक का 25% मास निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। 25% 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी इसका मास रह गया 3m/4, इसका मास हो गया 5m/4। बात समझ गए? m/4 इसका निकाला, इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ m - m/4 3m/4, m + m/4 5m/4। अब फोर्स कितना होगा? F डैश G 3/4m 5/4m अपॉन आर स्क्वायर 15/16 GMM अपॉन आर स्क्वायर, और GMM अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? F। तो F डैश आ गया 15 F/16। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 21। ट्वेंटी वन में उसने कहा है 3 इक्वल मासेस ऑफ 1 kg। अरे स्मॉल m लिख लो 1 kg को। इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे रखे हैं और 2 kg को रख दिया है इसके सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड पे रख दिया जी कैपिटल M। इस कैपिटल M पे फोर्स पूछा है। सेंट्रॉइड तीनों से बराबर के डिस्टेंस पे होगा, तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा और उतना ही ये लगाएगा। तीनों फोर्सेस इक्वल होंगे। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल, एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। वेक्टर में एक लाइन मैंने पढ़ाई थी आपको कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड हों तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। और वरना हमने लामीज थ्योरम भी पढ़ाई थी, चेक कर लें। F1/sin120 इक्वल्स टू F/sin120 इक्वल्स टू F/sin120 इक्वल्स टू F/sin120। रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो फोर्स तो इस पे 3 लग रहे हैं लेकिन उनका रिजल्टेंट 0। 21 के बाद आपने पूछा 22, 23, 24, 22। ट्वेंटी टू में वो कह रहा है कि हमारे पास एक मास है, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। M M-M। फोर्स मैक्सिमम हो इसके लिए स्मॉल m कितना होना चाहिए? तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F is maximum when m into m minus m is maximum। एक ही चीज को दो पार्ट में ब्रेक करके उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होना चाहिए। छोटी क्लासेस में एक सवाल कराया जाता है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करवाया जाता है कि एक नंबर को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो उसका आंसर होता है इक्वल इक्वल डिवाइड करो। जैसे वो तुमसे कह दे 20 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो वो तभी होता है when it is divided equally। 10 into 10 equals to 100। बाकी जो मर्जी डिवाइड करके देख लो। सेम चीज़ यहाँ की गई है। एक नंबर मान लो, इसे इस नंबर को दो पार्ट में ब्रेक किया गया और उन्हें क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई। और हम चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, यानी m इक्वल्स टू m माइनस m इक्वल्स टू m/2। हालांकि इसे करने का एक और तरीका है मैथमेटिक्स का, डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो वो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में। अभी हमने उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया है कि बिना वजह कंफ्यूज हो। अभी सिंपल तरीके से जो चीज़ बताई जा सकती है उसके लिए ज़रूरी नहीं कॉम्प्लिकेटेड करना। एक ही नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करके उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन कभी हो सकता है व्हेन इट इज डिवाइडेड इक्वली इन टू पार्ट्स। अगला क्वेश्चन पूछा है आपने 23। 2 स्टार्स मासेस दे रखे m1 एंड m2 आर पार्ट्स ऑफ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम वो होता है जो कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमता है। रेडियाई ऑफ दियर ऑर्बिट्स आर r1 एंड r2 मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स m1 exerts on m2 is। तो लगाना तो वही है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ मास से एक की डिस्टेंस तो हो गई r1 और दूसरे की डिस्टेंस हो गई r2, तो उनके बीच की डिस्टेंस हो गई r1 प्लस r2। यह सेंटर ऑफ मास। इस सर्किल में घूम रहा है r1 में, ये हो गया r2, ये घूम रहा है r2 में। ठीक है। अब इस तरीके से घूमते हैं बाइनरी सिस्टम में कि ये लाइन हमेशा ऐसी बनी रहती है कि हमेशा दोनों के बीच की डिस्टेंस r1 प्लस r2 रहेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में रहेगा। एक तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, r1 प्लस r2, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चूज द रॉन्ग ऑप्शन। पहला है अब इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का हमने जिक्र कब किया था, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में, तब वहां जिक्र आया था इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास एक कॉन्सेप्ट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वहां जिस मास की बात होती है उसे कहते हैं इनर्शियल मास, और ग्रेविटेशन के चैप्टर में जिस मास की बात होती है उसका नाम है ग्रेविटेशनल मास,
वो बात अलग है कि न्यूमेरिकली दे आर सेम, देयर रोल्स आर डिफरेंट। जो इनर्शियल मास होता है वो क्या है कि बॉडी चल रही है तो चलती रहना चाहती है, रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, यानी इनर्शियल मास स्टेट के चेंज का अपोज करता है। और ग्रेविटेशनल मास की वजह से ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। न्यूमेरिकली दे आर सेम। अगर किसी बॉडी का मास 2 kg है तो इनर्शियल मास भी 2 kg है और ग्रेविटेशनल मास भी 2 kg है। तो पहला ऑप्शन है इनर्शियल मास इज मेजर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्सेलरेटिंग अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, वेयर एज द ग्रेविटेशनल मास इज रिलेवेंट इन डिटर्मिनिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। सही बात है। दैट द ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास आर इक्वल इन एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये भी सही है, दोनों इक्वल होते हैं। दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज। ये भी सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मास से कोई लेना देना थोड़ी, बॉडी के मास से लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जो भी वैल्यू है तो सबके लिए सेम है। ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ पार्टिकल लाइक प्रोटॉन कैन डिपेंड ऑन, प्रेजेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, मास पे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कोई और बॉडी है या नहीं है। किसी और बॉडी के होने से किस चीज़ पे फर्क पड़ेगा? फोर्स पे। तो वेट तो चेंज हो सकता है लेकिन मास तो इनवेरिएंट होता है। ठीक है, तो ये भी आपके हमने डिस्कस कर दिया।